आते हैं ना कि हम मेटल को कैसे डिफाइन करते हैं और नॉन मेटल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो मेटल्स जो होते हैं ये तुम्हारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। तो ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये किसके लिए होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसलिए ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज या कैटायन को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि मेटल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स as well as they are electronegative in nature, electropositive in nature because they form positively charged ions। इसी ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉन मेटल को भी डिफाइन कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। व्हाई? बिकॉज अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो सब क्या करते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएगी और उनमें तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कैरी होता है। ठीक है, तो ये हो गई डिफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो देयर आर टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज मेटालिक लस्टर एंड सेकेंड वन इज हार्डनेस। मेटालिक लस्टर क्या होता है? तो अगर हम मेटल और नॉन मेटल दोनों को अगर हम साथ में देखें ना, तो आप एक चीज इजिली कोरिलेट कर सकते हैं कि मेटल के सरफेस पे एक साइन होती है, एक चमक होती है। तो वो जो साइन और चमक होती है उससे ही हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है, यू कैन टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर देख सकते हो जो भी तुम मेटल देख रहे हो उस तरफ, इसमें तुमको थोड़ी सी साइनिंग उनके सरफेस पे दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। मेटल्स के केस में दे शो दिस लस्टरसनेस। साथ ही साथ अगर उनके सरफेस को हम सैंड पेपर से रब करें तो रब करने के बाद उसमें इजिली आपको साइनिंग जो होगी अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज मेटालिक लस्टर। आते हैं हार्डनेस पे। दिस वन इज वेरी सिंपल इन नेचर। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली हार्ड इन नेचर। ठीक है ना, मेटल्स इन जनरल टर्म्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट वी हैव फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे कि एक मेटल तो आप जानते हो जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, दैट इज मरकरी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सेप्शन हो गई। दिस इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और साथ ही साथ अगर सोडियम की बात करते हैं या पोटेशियम की बात करते हैं तो वो भी तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है और कट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इन एक्सेप्शंस को छोड़ दें, मरकरी को छोड़ दें, सोडियम को छोड़ दें, तो बाकी जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं और उनको नाइफ से हम काट नहीं सकते। ये जो हार्डनेस होगी ना, ये मेटल टू मेटल क्या होता है, वैरी करता है। जैसे जैसे आप पेरियोडिक टेबल में बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की ओर, तो आप देखेंगे कि मेटल की हार्डनेस जो होती है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकोगे बाबू, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा ठीक करने दो। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने के कारण क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा हैंग कर जा रहा है स्क्रीन हमारा। मोस्टली सब कुछ लिखा हुआ है, जहां जरूरत होगी वहां पर मैं पेन यूज करूंगा। थर्ड प्रॉपर्टी आप जानते हो मैलिएबिलिटी, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। जब हम मैलिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मैलिएबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा किसी मेटल को बाय हैमर अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो वो मेटल जो होती है पतली सी सीट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थीन शीट्स। जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल हम लोग घर में यूज करते हैं, या फिर आपका महंगे रेस्टोरेंट्स में आपके गोल्ड फॉयल को भी यूज किया जाता है। तो मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होगी जिससे हम किसी भी मेटल को अगर हैमर से बीट करें तो वो तुम्हारे पतले सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अगर तुम बात करोगे नॉन मेटल्स की, तो वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि वो भंगुर होते हैं। अगर हम कोयले को स्ट्राइक करेंगे ना आपके इससे हथौड़े से, तो कोयला क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो मेटल्स होते हैं मैलिएबल और नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल इन नेचर।
अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा किसी भी मेटल को हम थिन तुम्हारे वायर्स में जब ये ड्रॉ करते हैं तो इसे डक्टिलिटी बोला जाता है। यहां पर आप डिफिनेशन देख सकते हो, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल्स को हम थिन वायर्स में क्या करें, ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। इस एग्जांपल को याद रखिएगा, गोल्ड। गोल्ड इज रेफर्ड एज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका होगा गोल्ड। अगर आप देखते हो, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो ना, तो उस 1 ग्राम गोल्ड से हम करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गोल्ड जो होती है कितनी ज्यादा डक्टाइल होती है। एंड ड्यू टू मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन फॉर्म डिफरेंट शेप्स। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मेलिएबिलिटी की और डक्टिलिटी की, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम मेटल्स को अलग अलग शेप एंड फॉर्म देते हैं और उसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉपर वायर आप देख रहे हो, तो कॉपर वायर को हम पतला ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसे हम इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेफर्ड एज कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मेटल्स आर रेफर्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को आपका क्या करते हैं, आपका ट्रांसफर करते हैं, उनको लिए बहुत ही सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे आ जाओ बाबू। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इस पे थोड़ा ध्यान दो। इस डायग्राम में क्या किया गया है, एक क्लैंप लिया गया है, स्टैंड और क्लैंप, और क्लैंप में आपकी एक क्या की गई है, एक वायर को यहाँ पर तुम्हारा गॉच किया गया है, फंसाया गया है। वायर के इस तरफ यहाँ पर देखोगे इस जगह में थोड़ा सा वैक्स लगाया गया है और उसमें एक पिन को यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। फिर यहाँ से हमने बर्नर को जलाया। मेटल तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक ये हीट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो इसके इस एंड से हीट आपकी कहां तक पहुंचेगी, लास्ट पार्ट तक पहुंचेगी, जहां पहुंचने के बाद ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट ये जो वैक्स है ये आपका पिघलेगा, और वैक्स जब पिघलेगा तो यहाँ जो हमने पिन इंसर्ट की है ना ये आपकी यहाँ से फॉल हो जाएगी। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल के एक एंड से दूसरे एंड तक तुम्हारी हीट जो होती है वो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसे हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। तो इन जनरल आपको याद रखना है कि ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ सेम सेटअप आपकी बताई गई है, ठीक है ना। और लास्ट में लिखा गया है कि दिस सेटअप शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो आपकी पेरियोडिक टेबल के साथ इंक्रीज करते जाती है। जैसे जैसे आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाओगे ना तो वहां आप देखोगे कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंप्रूव करता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग दो यहाँ पर एक कंडीशन देख लेते हैं। पहले तो बोला गया है कि सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आउट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इन दोनों को हम बेस्ट कंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, सिल्वर और कॉपर। मैटर ऑफ फैक्ट सिल्वर इज वे बेटर देन कॉपर एज द कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह में या फिर दूसरे चीजों में हम लोग सिल्वर का उतना उपयोग नहीं करते। क्यों, आप रीजन जानते हो कि सिल्वर जो होती है काफी कॉस्टली होती है, तो इसको अगर हम यूज करने जाएंगे ना इन आवर डे टू डे लाइफ तो ये काफी कॉस्टली हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि लेड और मरकरी जो होते हैं ये दोनों ही मेटल्स हैं, बट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अगर आप दूसरा मेटल लोगे तो उनके कंपैरिजन में लेड और मरकरी जो होती है वो थोड़ी पुअर कंडक्टर होती है। इसके बाद आते हैं सेम सेटअप। देखिए आपका सेम प्रॉपर्टी लिखा गया है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक हमने सेटअप बनाया है। सेटअप में यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी लगाई गई है, यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है इन ऑर्डर टू चेक कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है या नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो स्विच है और दो आपके यहाँ पर क्लैंप्स दिए गए हैं ए और बी। इस क्लैंप्स के बीच में अगर यहाँ पर हम किसी मेटल को अगर हम प्लेस करें, ठीक है ना, किसी मेटल को अगर हम प्लेस करते हैं तो आपका बैटरी से ए से होता हुआ कहाँ जाएगा, करंट आपका फ्लो होगा बी में और अल्टीमेटली रीच होती है बल्ब में। तो अगर मेटल यहाँ पर प्लेस करोगे तो तुम क्या देखोगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और बल्ब हमारा लाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका शो करता है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम सेटअप यहाँ दिया गया है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
पुट ए मेटल बिटवीन सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमने क्या किया है, मेटल का कोई भी क्लिप हमने यहाँ इंसर्ट किया है। बल्ब इस सर्किट के कंप्लीट होते ही जल जाता है, जो कि शो करता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ जब हम इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात करते हैं तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना, उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो उस करंट से बचने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर में पीवीसी का कोटिंग करते हैं। पीवीसी क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक तरह का तुम्हारा रबर लाइक मटेरियल है और काफी अच्छा इंसुलेटर होता है। मतलब कि रबर जो है ये आपकी नॉन मेटल की बनी हुई है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट होने से रोकता है। तो आपकी घर में जो सर्किट होती है उसमें हम पीवीसी यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक आवर सर्किट कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्री। मतलब कि झटका ना लगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, उसके लिए हमने उसको इंसुलेट कर दिया है पीवी से, ठीक है ना, पीवीसी से। तो याद रखिएगा, इस केमिकल का नाम कभी कभी पूछा जा सकता है कि इंसुलेटर के रूप में किस केमिकल को यूज किया जाता है, तो आंसर होती है पीवीसी, ठीक है। सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स क्या होता है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। जब हम बेल बजाते हैं स्कूल में, आपने अक्सर इस चीज को देखा होगा कि जब स्कूल बेल बजती है तो कैसा वाइब्रेशन होता है, साथ में एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर एक हम कॉइन ले लेते हैं और कॉइन को अगर हम नीचे सरफेस पे गिराते हैं, नीचे आपके कंक्रीट सरफेस पे, तो कैसी आवाज आती है, खन सी आवाज आती है। तो वो जो आपकी आवाज होती है ना, दैट इज नोन एज सोनोरिटी। तो इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। जब कोई मेटल किसी हार्ड सरफेस पे गिरता है तो उसके गिरने के कारण जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेटिंग साउंड, उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। एंड मेटल्स ऑन मोस्टली मेटल्स आर सोनोरस एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक बेल्स एंड अदर सच आर्टिकल्स। जिस भी चीज से हमको आवाज निकालनी पड़ती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। इसी के लिए स्कूल में आपका जो बेल्स होते हैं ये मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर आते हैं आपका इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। आपने जितना भी अभी कुछ पढ़ा है उसको अगर आप उल्टा कर देते हो तो आपका क्या बन जाएगा, नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे कि मैं आपको लाइन से बताता हूं फर्स्ट से, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मेटल्स आर मोस्टली हार्ड इन टेक्सचर, नॉन मेटल्स आर बेसिकली गैसियस, सम आर सॉलिड, सम आर गैसियस एंड सम आर लिक्विड इन स्टेट, ठीक है ना। सोनोरिटी की बात करते हैं तो मेटल सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपकी सोनोरस नहीं होती है। साथ में सरफेस एक आपका देख सकते हो कि सरफेस पे मेटल्स में लस्टर पाया जाता था, चमक पाई जाती थी, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा कोई भी लस्टर, कोई भी चमक आपकी गायब होती है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मेटल्स जो है वो नंबर में काफी कम होते हैं हमारे पास, काफी कम ही मेटल्स हैं। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली देर आर 20 नॉन मेटल्स, 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, कार्बन नॉन मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब इसमें अगर तुम ध्यान दोगे ना तो कार्बन जो होती है ये तुम्हारे सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, आयोडीन जो होता है ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। इसका मतलब कि मेटल्स जो होते हैं ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ होते हैं सॉलिड, मोस्टली होते हैं गैसियस एंड देयर आर सम एक्सेप्शन विच आर लिक्विड इन नेचर। तो याद रखना है, नॉन मेटल्स आर बेसिकली सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो इस एग्जांपल को याद रखिएगा, ब्रोमीन आपकी एक नॉन मेटल होती है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है ना। ओनली वेरी फ्यू नॉन मेटल्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केवल कुछ ही नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपकी मेटल की तरह मिल सकती है। यहां पर देखिए हमने एक कंडीशन लिया है, ग्रेफाइट लिया है और कोल लिया है। तो ग्रेफाइट तो आप जानते हो कि कोल तो हमारी एक हो गई आपकी कार्बन का सोर्स, और कोल का दो एलोट्रॉप आपने पढ़ा था, पहला एलोट्रॉप होता है डायमंड और दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लिया गया है ग्रेफाइट, फिर लिया गया है कोल, फिर लिया गया है सल्फर और लिया गया है आयोडीन। तो हम चारों के केस में देख लेते हैं। अगर ग्रेफाइट की बात करोगे तो इनका सरफेस नॉन लस्टरस होता है, चमक नहीं होती है। कोल के अंदर भी चमक नहीं होती, सल्फर में भी चमक नहीं होता है। लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो कि लस्टरस नॉन मेटल होती है। आयोडीन में चमक होती है इसलिए इसको हम लस्टरस कहते हैं।
अगर हम हार्डनेस की बात करें तो ग्रेफाइट हार्ड होता है, कोल भी हार्ड होता है, लेकिन सल्फर मोस्टली आपके गैसियस स्टेट में पाई जाती है, तो हमने नो लिखा है। और आयोडीन भी आपका यहाँ पर नो पाया जाएगा। आयोडीन डिपेंड करता है कि हमने उसको किस स्टेट से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। मेलिबिलिटी की बात करते हैं तो ऑल फोर, अगर आप किसी भी नॉन मेटल को लोगे तो वो नॉन मेलिएबल ही होता है। तो हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन मेलिएबल इन नेचर। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। इसके बाद आपकी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम जानते हैं कि मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वी डू हैव एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है आपका, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बाकी कोई भी दूसरा नॉन मेटल इलेक्ट्रिक को आपका कंडक्ट नहीं करता। इफ यू टॉक अबाउट सोनोरिटी, आवाज के बारे में बात अगर करोगे तो किसी भी नॉन मेटल के गिरने से आपकी सोनोरस आवाज, मतलब कि छन जैसी आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है कि आपके कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि नॉन मेटल्स में पाई जाते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप दोनों में से किसी एक के प्रॉपर्टी को याद कीजिए, मेटल्स के प्रॉपर्टी को याद कीजिए, आप केवल उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाएगा। बस कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि टफेस्ट सब्सटेंस ऑन प्लेनेट अर्थ, तो हमने पढ़ा है कि मेटल सॉलिड होता है, लेकिन जब टफेस्ट सब्सटेंस की बात होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है आपका डायमंड। डायमंड जबकि नॉन मेटल है लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे टफेस्ट केमिकल होता है, ठीक है। चलिए यहां पर आपको एक कुछ कंडीशन दी गई है कि वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को एज ए बेसिस मानकर हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं करते, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में डालिमा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं जो कि आपके जनरल रूल्स के खिलाफ होते हैं, इसी कारण से फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग एज ए ऑन ए सीरियस नोट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेटल्स एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट। मेटल्स किस स्टेज में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपकी मेटल होती है सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ये हमारा एक एक्सेप्शन है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट आपका काफी हाई होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे गैलियम और सीजियम की तो इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि अगर इसे हम अपने पाम में रखें तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ये तुम्हारा क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। तो ये भी आपके एक्सेप्शन है मेटल्स के केस में कि मेटल्स का इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट वी हैव एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं। अगर तुम आयोडीन की बात करते हो तो हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन आयोडीन हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो कि कैसा होता है, ये आपका लस्टरस होता है, इसमें चमक होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स बोलते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हमने पढ़े हैं, पहला होता है डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन द प्लेनेट अर्थ, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी आपकी क्या होती है, बहुत हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। तो ये भी आपका एक एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि हमने नॉन मेटल में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि डायमंड एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। साथ ही साथ ध्यान देना है कि ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अगेन एन एक्सेप्शन। क्यों? नॉन मेटल अभी हमने पढ़ा था दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दे आर इंसुलेटर बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई है जो कि आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आप अल्कली मेटल की बात करते हैं, चलिए मैं दो आपको ये पूछता हूं, आप मुझे फटाफट आप टाइप करके भेजें कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल से आप क्या समझते हैं। आप केवल एक लाइन में लिखें कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल बोलेंगे और किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन बोलेंगे। बता पाओगे? श्रेया, स्नेहा,
देखिए पेरियोडिक टेबल आपके चैप्टर से मतलब हटा दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है, आपने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ी होगी। अच्छा चलिए स्नेहा, कोई बात नहीं। अगर पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो कभी शौक से एक बार पेरियोडिक टेबल पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है। पेरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं ना, टोटल 18 आपके ग्रुप्स होते हैं और 7 आपके पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट ग्रुप्स। जो ग्रुप 1 होता है आपका, उसे बोला जाता है अल्कली मेटल। इसे अच्छे से याद रखिएगा, मैं बिल्कुल एकदम लेमेंस लैंग्वेज में बता रहा हूं दोनों के बीच में डिफरेंस। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं वो अल्कली मेटल्स होता है, जबकि ग्रुप 2 का जो मेटल होता है वो तुम्हारा अल्कलाइन मेटल कहलाता है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है ये आपका होगा अल्कली मेटल, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है आपका अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है ना। अब इसमें फिर से ध्यान दोगे कि अगर तुम अल्कली मेटल्स पे ध्यान दोगे ना, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये बेसिकली ये मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब कि इनके आउटर मोस्ट सेल में आपका क्या होगा, आपके एक ये पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर अल्कलाइन की बात करोगे ना, तो वहां आपकी जो वैलेंसी होती है वो 2 हो जाती है। इसका मतलब कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं मोनोवैलेंट होते हैं, जबकि अल्कलाइन मेटल जो होते हैं वो डाईवैलेंट होते हैं, उनमें दो दो तुम्हारा क्या होगा, फ्री होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, हमने अभी पढ़ा था कि मेटल्स आर वेरी हार्ड इन टेक्सचर, बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स जो होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, जो कि हमारा अगेन एक तरह का एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा था कि मेटल्स में डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो यहां पर जो आप इस स्लाइड में देख रहे हो ना, दिस स्लाइड ओनली कंटेन्स डिफरेंट एक्सेप्शन आइदर इन केस ऑफ मेटल्स और इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। तो चूंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी होती है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक स्टैंडर्ड बेस नहीं मानते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। यहां तक बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। और सिंपल याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका उल्टा चलता है। जैसे कि अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना, मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको आप थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो आपके नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड जो मेटल हाइड्रोक्साइड होती है ना, दे आर बेसिक इन नेचर। मतलब कि वो तुम्हारा अगर उसका पीएच तुम देखना चाहोगे तो 7 के ऊपर चला जाएगा, 8, 8.5, 9, मतलब कि वो तुम्हारे बेसिक और अल्कलाइन नेचर के हैं। जबकि अगर हम इसको देखेंगे, अगर आप एक नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाओगे और उसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो वहां पर जो आपकी ये बनेगी कंपाउंड बनेगी ना, वो एसिडिक नेचर का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया कि जब हम बात करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड की, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, इसको हमने सिंपल समझना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला ये जो एग्जाम्पल जहां आप कर्सर देख पा रहे हो, मैं पेन यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बार बार हैंग कर रहा है, ठीक है। आप कर्सर पे ध्यान देना। ये जो पहला टेबल है ये टेबल है आपका मेटल का, और ये जो दूसरी टेबल है एडजेसेंट में ये नॉन मेटल की टेबल है, ठीक है। तो पहले आते हैं मेटल पे। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपने स्कूल में इसका प्रैक्टिकल किया भी होगा कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक व्हाइट लाइट के साथ क्या होता है, विग्रस लाइट के साथ चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या बनेगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उस ऐश को, उस राख को जब आप कलेक्ट करके वाटर के साथ डिजोल्व करोगे तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, एंड वंस मैग्नीशियम ऑक्साइड गेट फॉर्म्ड वी रिएक्ट इट विथ वाटर। और जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपकी बन गई, जिसको बोलेंगे MgOH का होल ट्वाइस। अब इसको हम क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट देख लेते हैं। तो अगर हम इसे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट कराते हैं तो आप क्या देखते हो कि रेड लिटमस आपकी कन्वर्ट हो जाती है ब्लू कलर में,
तो ये जो कन्वर्सन होता है रेड लिटमस का ब्लू में, ये शो करता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, आपका बेसिक नेचर है, अल्कलाइन नेचर है। यहाँ पर आपकी रिएक्शन देख सकते हो, इसको बैलेंस स्टेट में आपका दे दिया गया है। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होगा। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट को आप लिक्विड स्टेट की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ हमारा क्या है, नॉन मेटल का एक एग्जांपल है। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है सल्फर का। तो क्या करेंगे, पहले हम सल्फर पाउडर को बर्न करते हैं। जब सल्फर आपका बर्न होगा तो सल्फर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपकी जैसे ही हमने सल्फर को बर्न किया तो उसने सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। और जब इसको हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड है उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और टेस्ट ट्यूब को सेक करते हैं। तो सेक करने से आपको एसिड मिल जाएगी जो है सल्फरस एसिड। तो ये सल्फरस एसिड का जब लिटमस टेस्ट करोगे ना तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड में, जो कि इस रिएक्शन को शो करता है कि सल्फरस एसिड जो होती है H2SO3 जो होती है एसिडिक इन नेचर होती है। तो आप एक एक प्रॉपर्टी आप यहीं पर याद रखिए। metal burns with oxygen to produce metal oxide, metal oxide react with water to produce metal hydroxide, metal hydroxide convert or turns red litmus into blue, which shows that magnesium hydroxide or metal hydroxide are basic in nature। इसका उल्टा होता है, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म एसिड, वो एसिड बनाएंगे और उसको जब हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस आपका रेड में टर्न होता है, जो कि शो करता है कि नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना वो तुम्हारे कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन को शॉर्ट में दिखा दिया गया है। सल्फर को हमने सॉलिड स्टेट में लिया, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फरस एसिड मिलेगा जो कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड में। तो ये आपकी हो गई। तो इसमें देख लीजिए नीचे में आपका सिंपल एक इसी पॉइंट्स को बता दिया गया है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वेयरएज मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इस वाले में आपको कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना तो हमने यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है और हमने कुछ खास चीजों को कंडीशन लेके इस रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया है। ये आपकी कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर बनाई है। साथ में यहाँ पर तुम पहले देख लो कि यहाँ पर जब हम चीजों को जलाते हैं ना तो आपको अलग अलग तरह का लाइट या आपको वो जो फ्लेम मिलेगा ना, अलग अलग तरह का फ्लेम मिलता है। जैसे कि जब सोडियम को बर्न किया जाता है ना तो येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस होती है। जब मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जाएगा तो आपका व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा। जब आपकी बात होती है कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर में देख रहे हो थोड़ा सा आपको ब्लू ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है। और एल्युमिनियम के केस में फिर से आपको एक व्हाइट लाइट या फिर व्हाइट आपको फ्लेम दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लेते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, इन सबको हमने लिया और उसको हमने फ्लेम से बर्न किया। सोडियम जो होता है बहुत तेजी से जलता है येलो फ्लेम के साथ, सेम चीजें लिखी गई है। मैग्नीशियम जलता है व्हाइट फ्लेम के साथ, कॉपर जलता है ब्लू ग्रीन फ्लेम के साथ और एल्युमिनियम जलती है आपकी व्हाइट फ्लेम के साथ। और जब जलने के बाद, ठीक है ना, ये लास्ट वाला फोटो देखो, इस पे ध्यान दो। जलने के बाद हमारा जो मेटल का सरफेस होता है ना, उस सरफेस पे तुमको थोड़ा सा साइन दिखाई पड़ेगा और ये जो सरफेस होती है ना थोड़ा सा सिल्वरी अपीयरेंस दिखाई पड़ता है आफ्टर बर्निंग। हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेटल को बर्न करने के बाद वो जो ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ेगा ना वो थोड़ा सा तुम्हारा कैसा अपीयर होता है, सिल्वर इन कलर अपीयर होगा। तो यही चीज लिखी गई है, द मेटल सरफेस अपीयर सिल्वर वाइल आफ्टर बर्निंग। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के हिसाब से हमने जो जलाया है ना मेटल को एयर में, तो इसकी रिएक्टिविटी ये है, मतलब कि सोडियम सबसे विगरसली रिएक्ट करेगा, सबसे तेजी से जलेगा। हमने ये जो कंडीशन लिया था, सोडियम से कम तेजी से जलता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी धीरे जलता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी धीरे जलेगा जिंक, जिंक से भी कम जलता है फेरस, फिर आपकी लेड, फिर आपकी कॉपर। ठीक है ना, तो ये आपकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज को दिखा रहा है
कि जब हम मेटल को बर्न करते हैं तो किस ढंग का रिएक्टिविटी सीरीज आपका बनेगा। तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सोडियम जो है ना, ये सबसे तेजी से जलने वाला मेटल है, जबकि अगर हम कॉपर का एग्जांपल लें तो कॉपर सबसे धीमा जलेगा। तो ऑफ द प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, अदर मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। यहां पर जो हमने कंडीशन लिया है ना, इसमें से आपकी केवल सोडियम ऑक्साइड जो होगी ये पानी में घुलेगी, जबकि दूसरी ऑक्साइड्स जो होती है वो पानी में इनसॉल्युबल होती है, पूरी आपकी ब्लेंड नहीं करती। ठीक है, यहां पर आ जाओ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर। तो यहां पर हमने एक कंडीशन लिया है कि व्हेन मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। इसका कलर जो होगा वो आपको ब्लैकिश अपीयर होता है। रिएक्शन आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। इसी ढंग से अगर एल्युमिनियम को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं Al2O3। ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनका पीएच जो होता है 7 से ऊपर होगा ऑक्साइड का, इसलिए बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। इसलिए इन दोनों को हम किस ऑक्साइड के रूप में जानते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो पहले तो डिफिनेशन आप याद रखिएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच कैन इजिली कंबाइन विथ बोथ एसिड एंड बेस। ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसी कारण से ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। अभी तक हमने जितना स्लाइड कवर किया है ना, उसमें से ये वाली स्लाइड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन ऑक्साइड को कहेंगे जो कि दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और दोनों ही कंडीशन में ये तुम्हारा सॉल्ट और वाटर बनाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, मैं पेन का यूज नहीं कर रहा हूं, आप कर्सर पे ध्यान दीजिए। ये Al2O3 हमने लिया है और हमने इसको किसके साथ रिएक्ट कराया है? पहले रिएक्शन में देखो, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तुम थोड़ा सा इसको समझो, नहीं तो मैं बाद में लिख के आपको भेज दूंगा कि जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगी बेसिक। ठीक है ना, आप अंतर समझो। जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हम इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेसिक नेचर का मानेंगे, मतलब कि ये हो जाएगा बेस प्लस ये हो गया एसिड। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तब बनेगा आपका सॉल्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में बनता है वाटर। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में आ जाओ। हमने फिर से एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया है? एक बेस के साथ। पहला वाला कंडीशन में हमने एसिड लिया था, तो जब एसिड के साथ एम्फोटेरिक होता है तो बेसिक बिहेवियर शो करता है, और जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगी तब ये किस ढंग से एक्शन करेगी? तब ये तुम्हारे एसिडिक नेचर को शो करेगी। ठीक है, तो इन दोनों में आप सिंपल इस पॉइंट को याद रखिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करने के समय एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो पहले वाले रिएक्शन में ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये बेसिक ऑक्साइड के तरह ट्रीट किया जाएगा, और दूसरे वाले रिएक्शन में ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसे हम एसिडिक ऑक्साइड की तरह ट्रीट करेंगे। और यहां पर देख रहे हो आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है। जब हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो आपका बना है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, और जब हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब आपका बन गया सोडियम एल्यूमिनेट NaAiO2 प्लस आपका H2O। तो यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डिफिनेशन साथ में मैंने जो बताया उसको आप याद रखना। ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड के साथ रिएक्ट करते समय ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करने के समय ये एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल बट सम ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आर सॉल्युबल टू फॉर्म अल्कली। हमने अभी पढ़ा था ना कि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते, वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, लेकिन 2 या 3 हमारे पास ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि पानी के साथ प्रॉपरली आपका डिजॉल्व होता है और ये तुम्हारा बेसिक अल्कली फॉर्म करेगा। तो यहां पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है, सॉलिड स्टेट में है,
जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इसने बना लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। जब हमने पोटेशियम ऑक्साइड लिया है सॉलिड स्टेट में, और जब हमने इसको रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि हर एक मेटल जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उनके रिएक्शन का स्पीड, एसिलरेशन, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस ग्रुप या किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप क्या देखोगे, रिएक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करेगी। जैसे कि सोडियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, सो पोटेशियम, माय मिस्टेक, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है आपकी ऑक्सीजन के साथ। metals such as potassium and sodium react so vigorously that they can catch fire if kept in the open, hence they are kept in kerosene oil। ये आपकी एक बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछी जाती है कि why we preserve sodium and potassium in kerosene oil। बहुत सिंपल सा आंसर है कि केरोसिन ऑयल के बाहर में आपका हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम को फ्री स्टेट में रखते हैं तो वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा। इसी के लिए इस रिएक्शन को सीज करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर रिएक्टिविटी। जब मेटल्स आपके बर्न होते हैं एयर में तब क्या क्या कंडीशन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, तो यहां पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विथ ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। इट प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर हम मेटल को सिंपली छोड़ के रखें ना, हम मान लीजिए उसको अपने घर में, अपने हम लैब में अगर ओपन स्टेट में रखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो मैग्नीशियम धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ऊपर में पतली सी लेयर बनाती है। कौन सी लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और वो लेयर जो होगा ना वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, वो उस मेटल को और ज्यादा ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक एडवांटेज होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म होने का। आयरन, अब हमारे पास कुछ कंडीशन है वो देख लीजिए। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जब हम आयरन को गर्म करेंगे तो वो तुम्हारा जलेगा नहीं, लेकिन अगर हम आयरन फिलिंग्स लेते हैं, आयरन फिलिंग्स मतलब कि छोटे छोटे आपके आयरन के ड्रॉप्स, बॉल्स, ठीक है ना, उनको अगर हम फ्लेम पे स्प्रिंकल करेंगे तो वो जल जाएगा। क्लियर। अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को आप गर्म कीजिए कितनी भी देर, वो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर में एक ब्लैक आपका लेयर बैठता जाएगा। वो जो लेयर आप देख रहे हो ना, वो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होने से बना हुआ कॉपर ऑक्साइड है। अगर आप बात करोगे सिल्वर और गोल्ड की, तो वो ऑक्सीजन से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करो, आप सिल्वर को या गोल्ड को बर्न करो, वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ उतने इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ना, एज ए ऑर्नामेंट यूज किया जाता है, क्योंकि जल्दी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ये आपकी एक सिंपल सी चीज है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन